हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और आप सबका स्वागत है जर्नी ऑफ सीटेट प्रिपरेशन विद ज्ञान तंत्र। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट का, और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे ताकि बिफोर एग्जाम्स हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए और अपनी तैयारी पूरी कर पाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ समेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब आपको ये पता होना चाहिए कि दो तरीके के असेसमेंट होते हैं, एक होता है आपका फॉर्मेटिव और एक होता है समेटिव। ठीक, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जब आप असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हो, और समेटिव क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग करते हो। मतलब ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस जो हम आप अपना असेसमेंट करते हो वो फॉर्मेटिव होता है, और एट द एंड ऑफ लर्निंग जो असेसमेंट करते हो वो आपका समेटिव होता है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि समेटिव क्या होता है, लास्ट में आपका जब आपकी लर्निंग क्लोज हो जाती है उसके बाद आप अपना क्या करते हो, वैल्यूएशन करते हो, वो आपका समेटिव है। तो यही पूछ रहा है कि क्या पर्पस है समेटिव, मतलब कब लिया जाता है समेटिव असेसमेंट। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, असेसिंग एट द एंड ऑफ द टर्म। ठीक, ऑप्शन ये सही है। अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है समेटिव, हम एंड ऑफ द टर्म देखते हैं, लेकिन आप पूरे ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा फिर उसके बाद ही मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, असेसिंग ड्यूरिंग क्लास, नहीं। असेसिंग द प्रोजेक्ट, नहीं। नन ऑफ द अबव, नहीं। ठीक, तो ड्यूरिंग क्लास नहीं होता, ड्यूरिंग क्लासेस आपका क्या होगा, फॉर्मेटिव होगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट नहीं होगा। ठीक, तो राइट आंसर विल बी 1। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रोग्रेस कार्ड ऑफ स्टूडेंट कम्युनिकेटेड टू द पेरेंट्स वुड बी। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की सबसे पहले हम बात करते हैं, तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले कब आई थी, 1968 में आई थी। नेक्स्ट कब आई थी, 1986 में आई थी, और तीसरी कब आई है, 2020 में। मतलब 34 ईयर बाद आपकी क्या आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, जो कि जिसमें आपका 10+2 वाला जो सिस्टम था वो रिप्लेस किया किससे गया है, 5+3+3+4 से इसको क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया। तो यही पूछ रहा है कि इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो प्रोग्रेस कार्ड जहां पे बच्चे का इवैल्यूएशन रिजल्ट शो करता है वो पेरेंट्स को क्या कम्युनिकेट करना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, बेस्ड ऑन नॉन रेफरेंस टेस्टिंग। क्या नॉन रेफरेंस टेस्टिंग मतलब जस्ट एक बच्चे की एबिलिटी रीडिंग राइटिंग मैथ स्किल को जज करने के का होना चाहिए, रिजल्ट बताना होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अ रिफ्लेक्शन ऑफ प्रोग्रेस एज वेल एज यूनिकनेस ऑफ द स्टूडेंट। बिल्कुल सही, ऐसा प्रोग्रेस कार्ड होना चाहिए जहां पे बच्चे का पूरा पूरा प्रोग्रेस रिफ्लेक्ट करे और उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये चीज को रिफ्लेक्ट करो। तो राइट आंसर विल बी सेकेंड। और ऑप्शंस भी पढ़ लीजिएगा, अ रिफ्लेक्शन ऑफ रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन कंपैरिजन टू क्लासमेट, नहीं। कंपैरिजन की बात कर दी तभी गलत हो गया, नन ऑफ द अबव ये ऑप्शन होगा ही नहीं, तो आंसर विल बी सेकंड, अ रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस एज वेल एज यूनिकनेस ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 2 to 8 year old, the pattern of development includes motor, social, emotional, cognitive। अब आपको ये पता होना चाहिए 2 to 8 year old का जो फेज होता है वो क्या होता है, आपका चाइल्डहुड फेज होता है, जहां पे आपका अर्ली और लेटर चाइल्डहुड क्या है, डिवाइडेड है। यहाँ पे बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, मोटर, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, इसके साथ साथ और कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है, क्या अडेप्टेबिलिटी स्किल, बच्चे के अंदर अडेप्टेबिलिटी स्किल आ जाती है, नहीं। कम्युनिकेशन स्किल, आप कम्युनिकेशन, बच्चा बातचीत करना, बच्चे का यहाँ पे क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, बच्चा बोलना सीखता है। भाई 2 साल के बाद बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो तेजी से होता है और बच्चा बोलना सीखता है, उनके अंदर ये स्किल डेवलप होती है। राइटिंग स्किल ये नहीं होगा, ठीक। तो जो एज ग्रुप है इसमें बच्चा क्या होता है, बच्चे के अंदर जो मोटर, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव स्किल के साथ साथ लैंग्वेज स्किल भी डेवलप होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन सा इसमें जो कथन है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में सही कहा गया है। सबसे पहला, बोथ आर नेचुरल प्रोसेस। सेकंड ऑप्शन देखिए, ग्रोथ इज नेचुरल वाइल डेवलपमेंट नीड्स एक्सटर्नल इंटरवेंशन। क्या ऐसा है, आपको पता होगा ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो ग्रोथ अगर हमारा नेचुरल है और डेवलपमेंट को क्या सिर्फ एक्सटर्नल इंटरवेंशन से ही
क्या डेवलपमेंट पॉसिबल है? मतलब इन्वायरमेंट से ही सिर्फ अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर होंगे तभी डेवलपमेंट हमारा होगा, अन्यथा नहीं होगा। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। इफ ग्रोथ इज सैटिस्फैक्टरी डेवलपमेंट फॉलोज। नहीं, ग्रोथ सैटिस्फैक्टरी डेवलपमेंट उसको फॉलो करेगा नहीं। लास्ट, बोथ द प्रोसेस गो टुगेदर विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन नहीं होगा तो ग्रोथ इन जो प्रोसेस है इनके बिना आगे बढ़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं ये बता दूं आपको कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये आपका एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस जो कि इफेक्ट होता है किससे? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से। मतलब आपका जो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपके नेचुरल प्रोसेस में क्या करते हैं? इंटरवेंशन रोल प्ले करते हैं। दोनों ही एक क्या है? आपका नेचुरल प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि ग्रोथ सिर्फ नेचुरल प्रोसेस है और या फिर सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट एक नेचुरल प्रोसेस है, नहीं। आपका दोनों ही नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ये इफेक्ट किससे होता है? आपके हेरिडिटी से और इन्वायरमेंट से। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज इन चाइल्ड? क्या ऐसा इम्पोर्टेंट चीज है जो बच्चे के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? सबसे पहला, मोरल वैल्यू को डेवलप होने में अगर हम बात करें सही और गलत की, तो पहला ऑप्शन देखिए, प्रेयर असेंबली। प्रेयर असेंबली में बच्चा भाई सीखता है किस तरीके से उनको प्रेयर करनी चाहिए, एक मोरल वैल्यूज को डेवलप करता है। इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट मतलब बच्चा यहाँ पे अपने सोच को, अपने थिंकिंग को लगा रहा है चीजों को समझने में, सीखने में। थर्ड, प्रॉपर सोशलाइजेशन, जहाँ पे बच्चे का समाजीकरण हो रहा है, समाज में उतर के वो चीजों को सीख रहा है। तो सारे ही सारे सारे ऑप्शन ही आपके क्या है? करेक्ट है। जब प्रेयर असेंबली में बच्चा रहता है तब भी सीखता है। इंटेलेक्ट जब अपना दिमाग लगाता है, चीजों को समझता है, अपने दिमाग में चीजों को प्रोसेस करता है, और एक प्रॉपर सोशलाइजेशन इन्वायरमेंट, समाजीकरण में बच्चा चीजों को सीखता है। तो ऑल आंसर विल बी, ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर, देन राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेम। शेम क्या है? जो बच्चा शर्माता है, चीजों को अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो क्या है? पहला ऑप्शन देखिए, हैज नो रिलेशन टू कॉग्निशन। ऐसा है भाई, अगर आप शर्माओगे तो आप अपनी चीजों को व्यक्त नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग सही से नहीं चलेगा, आप सही काम भी वो गलत कर दोगे, तो कहीं ना कहीं रिलेट है। तो ये आपका क्या है? ऑप्शन नहीं होगा। इज वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन। क्या इससे बच्चे मोटिवेट होंगे? नहीं। शुड बी जनरेटेड फ्रीक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्या शेम होना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? इसमें बच्चा क्या अपना एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा अपनी। नेक्स्ट लास्ट देखिए, कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन। बिल्कुल सही। शेम जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कॉग्निशन में। बच्चा अगर शर्माएगा, चीजों को व्यक्त नहीं कर पाएगा, तो वो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन है जो कि आज इसके पैटर्न में पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट देखिए, children are unable to learn optimally when they are undernourished or unwell। मतलब बच्चा अगर अंडर नरिश है, वो उनका पालन पोषण, मतलब के जो नरिशमेंट होती है, जो बच्चों को न्यूट्रिएंट चाहिए, अगर वो अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता है बच्चों का, तो बच्चों का डेवलपमेंट क्या हो पाता है? नहीं हो पाता है। ठीक। रीजन देखिए, ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, फिजिकल डेवलपमेंट हैज एन इम्पैक्ट ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हमने हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, हमने प्रिंसिपल में भी पढ़ा होगा कि सारे डोमेन्स वो क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर हमारा फिजिकल, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारा दिमाग भी उसी तरीके से अच्छी तरीके से काम करेगा। अगर हम अच्छा न्यूट्रिएंट नहीं लेंगे तो हमारा दिमाग भी अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा, हमारी बॉडी भी लेथार्जिक रहेगी, सही तरीके से काम नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं सही सारी चीजें क्या है? इंटरकनेक्टेड है। तो जो हमारा ए है वो बिल्कुल सही है, और आर जो हमारा एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो राइट आंसर विल बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इलिस्ट्रेट which principle of development illustrate the children learns to stand before they walk and babble before they talk?
मतलब कि बच्चा एक एक होता है ना, एक सीक्वेंस होता है, बच्चे वही क्या चीज पहले करेंगे उसके बाद ही वही चीज होगी। बच्चा सबसे पहले खड़ा होना सीखता है बिफोर वॉकिंग। भाई ऐसा तो नहीं कि एकदम से चलने लगता है, बच्चा बोलना सीखने से पहले बैबल करता है, बै बै बै, वॉबल्स, कॉन्सोनेंट, इस तरीके से, फिर उसके बाद वो वर्ड फ्रेम करता है। ठीक, तो हर एक चीज का क्या होता है, सीक्वेंस होता है। ठीक, तो यही हमें बताना है कि किस प्रिंसिपल से रिलेट कर रहा है। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ डिसऑर्डरली, ये नहीं होगा। देन डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, ये तो आपका फिजिकल एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हो गया, हेड टू टो, सेप्टोक, ऑर्डर, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, नहीं। डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल, मतलब कि एक जो सीक्वेंस होता है वो उसके थ्रू पास होगी, डेवलपमेंट होता है। जैसे बच्चा पहले खड़ा होना सीखेगा, फिर उसके बाद चलना सीखेगा, ऐसा नहीं चलेगा फिर खड़ा होना सीखेगा, नहीं, एक सीक्वेंस होता है, एक तरीका होता है चीजों को, तो वो चीज बच्चा करेगा। तो राइट आंसर विल बी डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, according to Jean Piaget, which stages of cognitive development can children operate an operation and perform hypothetical deductive thinking? आपको पता होगा जो जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए थे, सबसे पहला सीक्वेंस याद रखिएगा, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशन। यहाँ पे बच्चे सेंसेस से सीखते हैं, यहाँ पे बच्चों के अंदर कह सकते हो सिंबॉलिक लर्निंग डेवलप हो जाती है, यहाँ पे बच्चा लॉजिकली सोचने लगता है, कन्वर्जन, कंजर्वेशन, सीरिएशन, ट्रांसविटी सब बच्चे के अंदर आ जाती है। और लास्ट में बच्चा क्या करता है, आपका बच्चे के अंदर एक डिडक्टिव थिंकिंग आ जाती है, आपका हाइपो डिडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। तो जो आपका हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग किस स्टेज में आएगी, आपकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आएगी। सॉरी, तो राइट आंसर विल बी फॉर्मल ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। ये हमारा इसमें बच्चा ऑपरेशंस करना और उनका एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द नेम ऑफ एडोलेसेंस। हमें एडोलेसेंस जो हमारा स्टेज है, आपको आपको आपका जो प्री नेटल स्टेज, इन्फेनेसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, देन अडल्टहुड, तो ये आपका जो फेज होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक की लाइफ में। बच्चे के लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनका नाम हमको बताना है कि इनके किस किस नाम से जाने जाते हैं और क्या इसमें नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, ट्रांजिशनल पीरियड। एडोलसेंस को ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप चाइल्डहुड से क्या बनते हो, एक अडल्ट बनते हो, बीच में आपका एडोलसेंस फेज होता है। यहाँ से आप बच्चे से आप क्या करते हो, अडल्टहुड में जाते हो और आप मैच्योर बनते हो। ठीक, तो ये आपका ट्रांजिशनल स्टेज है। प्रॉब्लम एज है, क्यों? इस फेज में आपके बॉडी में काफी सारे डेवलपमेंट हो रहे रहते हैं, आपके दिमाग में भी काफी सारे चेंजेस हो रहे रहते हैं, तो यहाँ पे आप बहुत प्रॉब्लम फील करते हो कि क्या करना चाहिए, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। इस आपके एडोलसेंट एज को आपको स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म भी कहते हैं। आप स्टैनली हॉल जी ने कहा है, बहुत फेमस कहा है कि ये आपकी जो स्टेज होती है वो स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज होती है। बच्चा बहुत ही कह सकते हो बहुत ही डायलेमा में रहता है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत क्रूशियल स्टेज होता है अपने लाइफ के फ्यूचर के बारे में डिसाइड करने के लिए। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक स्मार्ट एज नहीं, ये एक स्मार्ट एज नहीं जहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम है, वो स्मार्ट एज क्या बनेगा। ठीक, तो राइट आंसर विल बी आपका स्मार्ट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी स्टेज 3 एट लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी इज रिफर्स टू एज। अगर हम कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट की बात करें, जहां पे आप सही गलत की पहचान करते हैं, उस चीज की अगर हम बात करें, तो इन्होंने 3 स्टेजेस दिए थे, आपके प्री कन्वेंशनल के, आपके कन्वेंशनल के और पोस्ट कन्वेंशनल के। 3 स्टेजेस है जिसमें 3 लेवल थे जिसमें आपके 6 स्टेजेस थे, पहला, दूसरा। आपको कन्वेंशनल में बताना है, ये जो आपका तीसरा स्टेज है लेवल 2 पे, ये क्या आपको बताता है, क्या कन्वेंशनल मोरालिटी बता रही है। तो ये जो आपको याद होगा, ये जो आप पहला तो हमारा आपका पनिशमेंट वाला स्टेज होता है, दूसरा वाला रिवॉर्ड वाला स्टेज होता है, तीसरे वाले में बच्चा क्या करता है, जो समाज को एक्सेप्टेबल हो, एक अच्छी छवि बिल्ड करने के लिए गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाला काम करता है कि हाँ, हम ये काम करेंगे तो हमारी छवि अच्छी होगी, ये करेंगे तो गलत होगी। तो ये स्टेज आपको कौन सी स्टेज है, आपकी गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन स्टेज है। तो इस चीज के लिए ये अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो राइट आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Dash is very important for Lev Vygotsky theory for cognitive development. यहाँ पे is होगा डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। मतलब लेव वाइगोस्की की हम बात करें तो उनके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी उसमें उन्होंने क्या बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे। तो क्या बताया था? कल्चरल टूल, मैचुरेशन, एडाप्टेशन, पनिशमेंट। तो लेव वाइगोस्की ने 3 स्तंभ दिए थे जिसमें बच्चे को बताया था कि बच्चा सोशली इंटरेक्ट करके चीजों को सीखता है, कल्चर के थ्रू सीखता है, और लैंग्वेज एक टूल यूज करता है अपनी चीजों को डेवलप करने के लिए, सीखने के लिए। तो जो लेव वाइगोस्की साहब ने क्या बताया था कि जो कल्चरल टूल को यूज करता है बच्चा चीजों को सीखने के लिए, मतलब जो हमारा कल्चर होता है वो हमको सिखाता है बहुत सारी चीजें, किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से समाज में रहना है। तो उन्होंने एक कल्चर को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया। तो राइट आंसर विल बी आपका 1 कल्चरल टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़िए। चिल्ड्रन लर्न द नॉलेज, स्किल, वैल्यूज एंड कस्टम ऑफ द सोसाइटी ओनली थ्रू फॉर्मल एजेंसीज। क्या ऐसा है कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ नॉलेज, स्किल, वैल्यूज से फॉर्मल एजेंसी से सीखता है? मतलब कि स्कूल जहाँ पे आपको फॉर्मली रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, सिर्फ बच्चा वहीं से सीखता है? ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। हमने एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ा था जहाँ पे हर एक एजेंट से बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। तो सिर्फ फॉर्मल एजेंसी से सीखता है, ये गलत होगा। नेक्स्ट देखिए, रीजन देखिए। सोशलाइजेशन इज अ सैंपल एंड लीनियर प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन प्लान्ड मैनर। ऐसा नहीं है कि सामाजिकरण एक प्लान्ड मैनर में ही एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लान्ड मैनर में ही रहता है। तो बोथ ही स्टेटमेंट क्या है हमारे, गलत है। तो राइट आंसर विल बी बोथ ए एंड आर विल बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कंसिडर मल्टी लिंगुअलिज्म। मतलब कि जो ऐसा क्लासरूम होता है जहाँ पे बच्चा एक से ज्यादा भाषा का यूज करता है या फिर एक से ज्यादा भाषा उनको आती है यूज करना, तो ऐसे ऐसे क्लासरूम को, ऐसे सिस्टम को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस चीज में कैसे कंसिडर करती है? ऑप्शंस देखिए। एज ए हिंड्रेंस इन चाइल्ड लर्निंग, ऐसा है कि एज ए हिंड्रेंस कंसिडर करती है कि उसकी वजह से रोक हो जाएगी या अवरोध आएगा। तो ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज एन एसेट इन द क्लासरूम, क्या एक एसेट है? ये एक तरीके का एसेट है जो टीचर यूज कर सकता है अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और अच्छा बनाने के लिए। बिल्कुल सही, ऐसा है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए। एज अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन इन टीचिंग लर्निंग, नहीं, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अभी मैंने बताया एज अ टूल उसको अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और अच्छा बनाने के लिए यूज कर सकता है। तो राइट आंसर विल बी एज एन एसेट इन द क्लासरूम। और एज अ बैरियर टू इंक्लूसिव, ये भी गलत है। तो राइट आंसर विल बी आपका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन असेसमेंट, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जहाँ पे बच्चे पे बहुत ध्यान दिया जाता है, एक बच्चे को फोकस करके हर एक चीज प्लान की जाती है। तो ऐसे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में असेसमेंट क्या कैसे होना चाहिए? इज अंडरटेकन थ्रू फ्यू पीरियोडिक एग्जामिनेशन, क्या असेसमेंट एक पीरियोडिक एग्जामिनेशन के थ्रू ही लेना चाहिए, करना चाहिए? नहीं, गलत है। टेक प्लेस थ्रू रिटन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट से असेसमेंट आप वही जो जैसा रिजल्ट आएगा आप वैसे असेस करोगे? नहीं। डज नॉट टेक प्लेस एट ऑल, ऐसा नहीं कि असेसमेंट नहीं होना चाहिए। असेसमेंट नहीं होगा तो ड्रॉबैक कैसे पता चलेगा? लास्ट ऑप्शन देखिए। इज कंसिडर इंटीग्रल पार्ट इन द प्रोसेस लर्निंग, बिल्कुल सही, एक इंटीग्रल पार्ट कंसिडर करना चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्यों? क्योंकि अभी मैंने फॉर्मेटिव असेसमेंट का कॉन्सेप्ट बताया। यहाँ पे बच्चा क्या होता है, अगर उसको उसकी कमी एट अ राइट टाइम पता चल जाती है तो बच्चा उस चीज को क्या कर सकता है, सही कर सकता है और सही करते हुए आगे बढ़ सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, असेसमेंट को एज ए इंटीग्रल पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A child write with his or her hand and is comfortable doing things with it, she or he should be। मतलब एक बच्चा जो है वो अपने लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर देता है और कंफर्टेबल है, तो उस केस में हमें क्या, बच्चे को क्या करना चाहिए? डिस्करेज करना चाहिए? नहीं। मे डू राइट विथ राइट हैंड, ऐसा करना चाहिए? नहीं, तुमको लेफ्ट हैंड से नहीं, तुमको राइट हैंड से लिखना है, ऐसा है? नहीं। सेंड टू सीक मेडिकल, अरे भाई मेडिकल हेल्प की क्या जरूरत है? मेडिकल हेल्प के लिए कि बच्चा
को क्या प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा अच्छे से लिख पढ़ तो रहा है, वो चीज नहीं करना चाहिए। अलाउ हिज प्रेफरेंस, बिल्कुल सही, हमें क्या करना चाहिए, जो बच्चा जिस तरीके से करना चाहता है, बच्चा उसी में परफेक्ट है, उसको उसके प्रेफरेंस को अलाउ करना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी आप लोग को? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी। तो गार्डनर विल बी राइट आंसर। वाइगोस्की ने क्या दिया था आपका? कॉग्निटिव थ्योरी दी थी, सोशो कल्चरल एस्पेक्ट की। पियाजे साहब ने आपकी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था, और ब्रूनर ने भी दिया था। डिस्कवरी लर्निंग की बात ब्रूनर करते हैं, स्कैफोल्डिंग की बात ब्रूनर पहले, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ब्रूनर ने ही दिया था। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया था? हॉवर्ड गार्डनर साहब ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर अ 12-year-old चाइल्ड इज। जो 12 वर्षीय बच्चा है उसके लिए बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट क्या होगा? नेबरहुड, नेबरहुड आसपास पड़ोसी, फैमिली, क्या फैमिली रहेगा, या स्कूल जो हमारी फॉर्मल एजेंसी है, या प्लेग्राउंड? इन चारों में से क्या होगा? तो बेटा जब बच्चा 12 वर्षीय का हो जाता है, जब वो एडल्टहुड की तरफ बढ़ने लगता है, तो बच्चा किसी की कंपनी एंजॉय, मतलब कि फैमिली की, स्कूल में और आस पड़ोस की ऐसी कंपनी नहीं एंजॉय करता। वो क्या करता है? खेल कूद से ज्यादा सीखना, उसका दोस्त को बनाना, खेल कूद में रहना, प्ले ग्राउंड में लोगों से मिलना। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? प्ले ग्राउंड होगा। यहाँ पे बच्चे का जो समाजीकरण होता है वो बहुत अच्छा होता है, और बच्चा बहुत ही अच्छे से उसका डेवलपमेंट होता है, बच्चा बहुत ही अच्छे से कई सारी चीजें सीखता है। तो प्ले ग्राउंड विल बी द बेस्ट प्लेस फॉर सोशल डेवलपमेंट फॉर द 12-year चाइल्ड। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी डायरेक्टली इफेक्ट्स कम्युनिकेशन स्किल एंड कम्प्रीहेंशन? अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें, तो कौन सी ऐसी डिसेबिलिटी है जिससे कम्युनिकेशन स्किल बच्चे की क्या हो जाती है? इफेक्ट हो जाती है। सबसे पहले डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, यहाँ पे बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, तो ये आंसर नहीं होगा। डिस्ग्राफिया में बच्चे को लिखने की स्किल्स में दिक्कत होती है, तो ये आंसर नहीं होगा। डिस्फोरिया, डिस्फोरिया में क्या होता है? यहाँ पे बच्चा एक ऐसे स्टेट में होता है जहाँ पे बहुत अनहैप्पी होता है, लेथार्जिक होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो ये भी नहीं होगा। डिस्फेजिया विल बी द स्टेज जहाँ पे बच्चे को बोलने में दिक्कत होती है, स्पीकिंग प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती है, सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। तो राइट आंसर विल बी वो 4, डिस्फेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंक्लूजन इन एजुकेशन? इंक्लूजन जो हमारे जहाँ पे सभी बच्चों को एक स्तर पे रखा गया है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहा है या हैंडीकैप है, नहीं है, उनको अलग अलग ट्रीटमेंट देने, एक सिंपल एक नॉर्मल स्तर पे रखा गया है बच्चों को। ऐसे इंक्लूसिव एजुकेशन का प्राइमरी गोल क्या है, वो चीज बतानी है। तो पहला ऑप्शन देखिए, सेग्रीगेटिंग स्टूडेंट बेस्ड ऑन एबिलिटी, क्या उनको सेग्रीगेट करना है? नहीं, निगेटिव बात है, आपके गलत है। एक्सक्लूडिंग स्टूडेंट विद स्पेशल नीड, जब हम इंक्लूड कर रहे हैं उनको तो एक्सक्लूड क्यों करेंगे? थर्ड ऑप्शन देखिए, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट एंड इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज, बिल्कुल सही, हमें सभी बच्चों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, उनको सेग्रीगेट नहीं करना है, अलग नहीं करना है, उनकी चीजों को क्या करना है, हमको अच्छे तरीके से अपनाना है और उसको यूज करना है। राइट आंसर विल बी थर्ड। लास्ट ऑप्शन, फोकसिंग ओनली ऑन एकेडमिक अचीवमेंट, नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है, सारे ऑप्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, विच लेवल इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन सोशल नॉर्म्स एंड लॉ? अभी मैंने बताया कि जो कोलबर्ग साहब ने, उन्होंने 3 आपके स्टेजेस दिए थे, आपके लेवल्स दिए थे, जिसमें 6 स्टेजेस थी, प्री ऑपरेशनल, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल में, ठीक, जो कन्वेंशनल स्टेज में वो स्टेज होती है जहां पे बच्चा पहला तो एक अच्छी छवि सोसाइटी में, अच्छी छवि बनाने के लिए वही काम करेगा, एक गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन रहेगा। और सेकेंड, जो बच्चे का जो आपका फोर्थ लेवल है, फोर्थ स्टेज है, जहां पे बच्चा एक लॉ एंड ऑर्डर को, उसके लिए कानून व्यवस्था ही क्या होगी, सर्वोच्च होगी, वो वही काम करेगा जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो, सोशल एक्सेप्टेबल हो, सोशल नॉर्म्स एंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर विल बी आपका कन्वेंशनल, जो हमारी सेकेंड लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कैफोल्डिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग? स्कैफोल्डिंग को कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वाइगोस्की जी ने दिया था, जिन्होंने ये बताया था कि बच्चा जो क्या होता है, एमकेओ से जब कहीं पे पॉज क्रिएट हो जाता है तो एमकेओ से सीखता है, मतलब हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है उसको एमकेओ से, और जो हेल्प वो मिलती है वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका स्कैफोल्डिंग का कहलाता है। तो यही आपको बताना है कि स्कैफोल्डिंग आपका क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, प्रोवाइडिंग फिजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट। प्रोवाइडिंग फिजिकल सपोर्ट, ऐसा है कि स्कैफोल्डिंग फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है? नहीं। ग्रेजुअल रिड्यूसिंग सपोर्ट एज स्टूडेंट बिकम मोर कॉम्पिटेंट, हो सकता है। ऑप्शन देखिए, इंकरेजिंग कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, कंपटीशन की भावना बढ़ाना, ये स्कैफोल्डिंग नहीं है। फोर्थ, इग्नोरिंग इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स, क्या इग्नोर करना इंडिविजुअल लर्निंग? नहीं। तो राइट आंसर विल बी ग्रेजुअल रिड्यूसिंग सपोर्ट एज अ स्टूडेंट बिकम मोर कॉम्पिटेंट। मतलब जो आपने हेल्प दी थी, जो उसका जैसे एक बाईसाइकिल, भाई अब आप साइकिल सीख रहे हो और पीछे से आपके भाई ने पकड़ा हुआ है, और जैसे जैसे आप चलाना सीख जाते हो और अच्छे से चलाते हो, तो वो क्या करता है, अपना सपोर्ट क्या करते हैं, हटा लेते हैं, नहीं देते हैं आपको सपोर्ट। ठीक, तो वो जब आप मास्टर हो जाते हो उस चीज में, कॉम्पिटेंट हो जाते हो, तो उस केस में ग्रेजुअली उस सपोर्ट को क्या कर लिया जाता है, विड्रॉ कर लिया जाता है। तो gradually reducing support as the student become more competent, ये आपका राइट आंसर है। राइट आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट देखिए, which stage of Jean Piaget cognitive development theory is associated with development of object permanence? जीन पियाजे की कौन सा जो उन्होंने स्टेजेस दिए थे, वो आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में आता है? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, यहाँ पे बच्चे ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट परमानेंस में अगर बच्चे के आगे मान लीजिए कोई डॉल वगैरह है, उसको आप माँ छुपा लेती है, तो बच्चे को ये चीज पता होती है कि वो डॉल कहीं ना कहीं मौजूद है और मम्मी ने छुपा लिया है। भाई उनके सामने वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो एग्जिस्ट करती, इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ये आपके किस स्टेज में आ जाती है? आपकी सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाती है, जो कि आपका पहला है। प्री ऑपरेशन में नहीं, कॉन्क्रीट में नहीं, फॉर्मल में नहीं, आपके सेंसरी मोटर में ऑब्जेक्ट परमानेंट फेज आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी इन द चाइल्ड डेवलपमेंट? बच्चा अपना क्या एक एक्टिव कंस्ट्रक्टर होते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर देते हो, तो प्राइमरी फोकस क्या है? सबसे पहला मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, क्या सिर्फ मेमोराइज करना, रटना फैक्ट को? नहीं। टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन? नहीं, टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, चाइल्ड सेंटर अप्रोच चलता है। देन एक्टिव पार्टिसिपेशन है, हैंड्स ऑन लर्निंग, बिल्कुल सही, एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों को होना चाहिए। ऐसी ही यही कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी सपोर्ट करता है, जहां पे बच्चा काम करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग रहती है, और एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है। तो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is correct in context of socialization of children? कौन सा ऐसा स्टेटमेंट सही है अबाउट द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन? पहला ऑप्शन देखिए, पीयर आर प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज सेकेंडरी। नहीं, फैमिली हमारी प्राइमरी होती है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, स्कूल इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज प्राइमरी, बिल्कुल सही, स्कूल हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, फैमिली हमारी प्राइमरी होती है। तो राइट आंसर विल बी सेकेंड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a teacher should analyze the various error made by student on a given task because बच्चा जो बहुत सारे एरर्स करता है अपने लर्निंग प्रोसेस में, तो टीचर को उस चीज को एनालाइज करना चाहिए ताकि बच्चा, ऑप्शन देखिए, लर्निंग इज सोलली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर, क्या है कि लर्निंग सिर्फ और सिर्फ बच्चे की गलतियों को सही करना इस पे बेस्ड होता है, या शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंगली, एरर को जान के टीचर को क्या पनिशमेंट देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये हो सकता है। लास्ट ऑप्शन देखिए, शी कैन सेग्रीगेट, सेग्रीगेट की बात कर दी, अलग होने की बात कर दी, तो ये ऑप्शन गलत, राइट आंसर विल बी, हमें एरर्स को समझ के क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ताकि हम जो टीचिंग लर्निंग हमारा प्रोसेस है उसको और अच्छा बेहतर बना सके, और बच्चे को ये मोटिवेट कर सके कि वो एरर उनसे दोबारा ना हो, और ये एरर क्यों है उस चीज को समझना, ताकि वो एरर दोबारा बच्चे से ना हो। तो इस चीज को टीचर को क्या करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए और बच्चों को समझाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवैल्यूएशन प्रैक्टिस शुड एम एट, इवैल्यूएशन जो हम बच्चों का इवैल्यूएशन करते हैं, वो ऐसा जो इवैल्यूएशन हम करते हैं, बच्चों का आकलन करते हैं, उसका एम क्या होना चाहिए? आइडेंटिफिकेशन ऑफ हायर अचीवर फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ
भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना, ये क्या इवैल्यूएशन का प्रैक्टिस होना चाहिए? नहीं। सेग्रीगेट करना बच्चों को? नहीं। देन आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट नीड एंड रिक्वायरमेंट, बिल्कुल सही, ये हो सकता है। लास्ट लेबलिंग ऑफ, क्या लेबल लगा देना बच्चों पे? नहीं। तो हमें क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है ताकि हम बच्चों के नीड्स को, उनके रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कर पाए, उसके अकॉर्डिंग फुलफिल कर पाए। तो राइट आंसर विल बी आपका थर्ड, सी रहेगा आपका राइट आंसर। तो हमें बच्चे की नीड्स को क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स को इवैल्यूएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एप्रोप्रिएट टू यूज, मतलब जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके लिए क्या टर्म यूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, स्टूडेंट विद क्रिपल बॉडी। क्रिपल बॉडी मतलब ऐसा बच्चा कह सकते हो कि डैमेज बॉडी है उनकी, क्या ऐसा क्रिपल्ड मतलब डैमेज बॉडी होती है क्या, ये स्टेटमेंट यूज करना चाहिए? नहीं। नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, हैंडीकैप स्टूडेंट, नहीं। रिटार्डेड, नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो हमें क्या यूज करना चाहिए, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, जिनके ऐसे नाम से उस चीज को यूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक, तो ऐसा नहीं कि क्रिपल बॉडी, हैंडीकैप और रिटार्डेड आप बोलोगे स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स प्रूव इट रिप्रेजेंट, मतलब हम कोई एक्ट करते हैं ताकि हम इस तरीके से करते हैं कि दूसरा जो सामने वाला पर्सन है वो उस चीज को अप्रूव कर दे। तो ये हमारा जो स्टेज है, ये हमारा जो लेवल है वो किस में आएगा? तो अभी मैंने बताया था आपको कि जो हमारा कन्वेंशनल लेवल होता है, यहाँ पे हम वो काम करते हैं जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल हो, सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो, एक अच्छी छवि बनाने के लिए सोसाइटी के नियम कानून को हम क्या मानते हैं, सर्वोच्च मानते हैं, उस चीज को हम फॉलो करते हैं। तो राइट आंसर विल बी आपका कन्वेंशनल रहेगा, प्री कन्वेंशनल नहीं रहेगा, पोस्ट कन्वेंशनल नहीं रहेगा। राइट आंसर विल बी कन्वेंशनल। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड अ टीचर शुड, मतलब कि जो बच्चा जो एक क्लासरूम में डाइवर्स बैकग्राउंड से, मतलब मल्टीपल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, उस ऐसे क्लासरूम में माँ की टीचर को क्या यूज करना चाहिए, किस तरीके से एड्रेस करना चाहिए? सबसे पहला, ड्रॉ एग्जाम्पल फॉर डाइवर्स सेटिंग। सेकंड ऑप्शन देखिए, यूज स्टेटमेंट दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टीरियोटाइप, क्या ऐसा करना चाहिए कि ऐसा स्टेटमेंट जो नेगेटिव स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देना है? अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। यूज स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट फॉर ऑल, क्या स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट यूज करना चाहिए हम बच्चों को इवैल्यूएट करने के, एड्रेस करने के लिए? नहीं। हमें क्या करना चाहिए, ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्सिटी, मतलब हमें डिफरेंट डिफरेंट जगह से, रियल लाइफ प्रॉब्लम से, रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देना चाहिए। उस चीज को हमको क्या करना चाहिए, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, एज ए टूल यूज करना चाहिए ताकि हमारी लर्निंग और अच्छी बनी रहे। तो इस तरीके से टीचर को एड्रेस करना चाहिए बच्चों को, ना कि निगेटिव बोलना चाहिए, ना कि डाइवर्सिटी के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, ये चीज नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर विल बी ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्सिटी। तो आज के हमारे ये 30 क्वेश्चन है, होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे, और कल और भी क्वेश्चन लेके आएंगे साथ में। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।